दिस इज़ रिया लखेरा, योर बायोलॉजी ट्यूटर। हम क्या पढ़ रहे थे? हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया, न्यूट्रिशन सबसे पहली क्लास में, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक, देन रेस्पिरेशन जो हमने देख लिया था। किस में देखा था? कि अलग अलग एनिमल्स में कैसे होता है, एक्वाटिक में कैसे होता है कि डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है, टेरेस्ट्रियल में ऐसा होता है कि एटमॉस्फेरिक ही ऑक्सीजन को वो इनहेल करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को वो इनहेल करते हैं। एक्वाटिक में डिज़ोल्व फॉर्म में होता है। और एक क्वेश्चन ये है इंटेक्स क्वेश्चन कि वाई द एक्वाटिक एनिमल्स हैव टू ब्रीथ फास्ट, उनकी ब्रीथिंग रेट फास्ट क्यों है? तो इसका आंसर पहले अपन ने देख चुका है कि जो डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है वो थोड़ी लेस क्वांटिटी में होती है। जो डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होती है वो लेस क्वांटिटी में होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए उनकी ब्रीथिंग रेट जो होती है वो कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। उनकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। किस में? एक्वाटिक में। किस में? एक्वाटिक में। ठीक है, अब आज चालू करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। पहले हमने देख लिया था क्यूटेनियस रेस्पिरेशन को हमने एक नाम दिया था। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम किसको बोल रहे थे? जहाँ पे हम स्किन से जहाँ पे एनिमल्स स्किन से रेस्पायर कर रहे थे। आज हम जब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे तब हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो क्या है? लंग्स है। और उसको हम क्या नाम दे देते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स फॉरवर्ड। ओके, अब जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लिया था कि पाँच कह रही हूँ 8 पार्ट्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ऐसे ही पार्ट्स डिवाइडेड हैं। सबसे पहले आता है पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। हमने इसमें डिफाइन क्यों कर दिया एक्सटर्नल? क्योंकि जब हम देखेंगे ये जो अपर लिप के ऊपर हमारे दो जो है होल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाती है हमारी क्या? नॉस्ट्रिल्स। अब पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, और ये जो है ये एक्सटर्नल होती है। फिर ये जो नेज़ल कैविटी है ये जब ऐसे एक्सटेंड होती है तो हमारे नेज़ल कैविटी सबसे एंड में भी जो है 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। ये क्या होते हैं? इंटरनल नॉस्ट्रिल होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। फिर उसके बाद आएगी नेज़ल कैविटी, देन कम्स फैरिंग्स, देन लैरिंग्स। लैरिंग्स का एक और नाम क्या है? लैरिंग्स का स्कूल का नाम क्या है? साउंड बॉक्स है, और उसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? लैरिंग्स बुलाते हैं। देन कम्स व्हाट? देन कम्स ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ब्रोंकाई, लंग्स। ये सारे पार्ट किसके? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। ये एक डायग्राम हमारी एनसीईआरटी ने दिया है, वो हमें बताना चाह रही है कि कहाँ पे क्या क्या सिचुएटेड है, ताकि हमें एक क्लियर व्यू मिल सके। ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जब हम उसको डायग्राम से देखेंगे तो हमें एक क्लियर व्यू मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी ने इतना कष्ट किया है, तो अगर उसने कष्ट किया है तो एक बार डायग्राम भी देख ही लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आता है? नेज़ल पैसेज। नेज़ल पैसेज के बाद दिस इज़ व्हाट? माउथ कैविटी। माउथ कैविटी और नेज़ल पैसेज हमने ऊपर देखे थे। ऐसे ये ऊपर होती है ओरल कैविटी, ये तो हमारी नॉस्ट्रिल्स है। एक ओरल कैविटी होती है और एक नेज़ल कैविटी होती है। ऐसे साइड बाय साइड चल रही होती है। ऊपर वाली होती है नेज़ल कैविटी और नीचे वाली होती है ओरल कैविटी। ऐसे साइड बाय साइड चल रही होती है। तो यहाँ पे भी देखिए ये माउथ कैविटी ये दिख रही है अपन को, और ऊपर से नेज़ल पैसेज। देन कम्स व्हाट? फैरिंग्स। हमने फैरिंग्स की तारीफ में क्या पुल बांध दिए थे? हमने फैरिंग्स की तारीफ में यही तो पुल बांधे थे ना कि वो क्या है? वो कॉमन ओपनिंग है। किस किस के लिए? फूड के लिए और विंड के लिए। तो वही है ये फैरिंग्स। देखो माउथ कैविटी और नेज़ल पैसेज दोनों आके कहाँ ओपन हो रहे हैं? हमारे फैरिंग्स में ओपन हो रहे हैं। देन कम्स व्हाट? लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। अब यहाँ पे ये मार्किंग दे दी है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? मैं बता देती हूँ। ये जब सपोज करिए ये अपना लॉन्ग ट्यूब है ट्रैकिया, ठीक है। ये ट्रैकिया जो है, जो हमारा विंड पाइप है, इसमें जो है सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये सी शेप्ड रिंग एक ही तरफ से प्रेजेंट होते हैं,
ताकि जब जो विंड है इनहेल करें तो इसकी कोलैप्सिंग ना हो पाए, इसलिए एज अ सपोर्ट ऑर्गन ये जो सी शेप्ड रिंग्स है ना वो प्रेजेंट होती है, सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये जो है वो प्रेजेंट होती है। इसी को यहाँ पे मेंशन किया है। देन दिस कम्स ब्रोंकाई, फर्दर डिवाइड किस में होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में। देन एल्वोलर सैक, और ये रिब्स दिए हैं हमको, ये लंग दिया है और ये डायफ्राम दिया है। आगे हम डायफ्राम का काम भी देखेंगे, अभी के लिए सिर्फ 2-3 मार्किंग्स देख लीजिए तो आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नाउ एक एक करके हम सारे पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं, क्या काम वो करते हैं, कैसे एयर को जब वो कंडक्ट कराते हैं तो कैसे वो लंग्स तक पहुंचती है। कुल मिला के हम एयर की जर्नी देख रहे हैं, कैसे हम जब उसको इनहेल करते हैं तब से लेकर जब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है तब तक का। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हमारी ऑक्सीजन की कि वो कैसे पहुंचती है। लेट्स स्टार्ट इट्स जर्नी। सबसे पहले अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल क्या है, स्मॉल साइज्ड ओवल शेप्ड अपर्चर और ओपनिंग। अपर्चर को हम क्या कहते हैं, ओपनिंग भी कहते हैं। अपर्चर और ओपनिंग प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ नोज। एंटीरियर और पोस्टीरियर हमने देखा था ना, माउथ क्या था, एंटीरियर मोस्ट एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एंटीरियर पोस्टीरियर से आप पहले ही समझ गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एंटीरियर एंड ऑफ नोज पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। देन कम्स अ पेयर ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी हमने अभी बनाई थी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी। नेजल कैविटी थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल इट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स फैरिंग्स। ठीक है, तो नेजल कैविटी की तारीफ में क्या लिख रहे हैं, नेजल कैविटी की तारीफ में लिख रहे हैं, दे आर लाइंड बाय फाइन हेयर्स, दे आर लाइंड विथ फाइन हेयर। अब मेरी बातें आपको याद हो ना हो, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। इफ़ कुछ स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइडेड है तो उसका भी कोई काम होगा, तभी वो वहाँ पे प्रेजेंट है। नेजल कैविटीज आर लाइंड विथ फाइन हेयर, द सेल्स ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोड्यूस म्यूकस, इट इज़ ऑल्सो लाइंड विथ ऑल्फैक्टरी सेल्स। अब ऑल्फैक्टरी ये सारे कौन से टर्म्स है, अब ये सारे हमारे मेडिकल के टर्म्स आ गए हैं, ये सारे हमारे मेडिकल के टर्म्स आ गए। ऑल्फैक्टरी मतलब रिलेटेड टू स्मेल, ऑल्फैक्टरी मतलब रिलेटेड टू स्मेल, और वहीं पे गस्टेटरी बोल दिया तो या आप सर्च करिएगा गस्टेटरी मतलब रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं, ये ऑल्फैक्टरी सेल्स हमें स्मेल करने के लिए किसी चीज़ को हेल्प करते हैं, इसलिए इनका प्रेजेंस होता है। ठीक है, और ये जो फाइन हेयर्स प्रेजेंट है ना, अब इतनी शुद्ध हवा तो हमें कहीं भी नहीं मिलती, कहते हैं ना सुबह सुबह सैर पे निकल जाओ शुद्ध हवा मिलेगी, थोड़ा बहुत तो उसमें भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो हेयर्स है इनका काम ही ये है कि ये उस फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे, उन फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे। और ये जो म्यूकस जो सिक्रीट करती है मेम्ब्रेन, इसका काम यही है कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो उसके साथ मिक्स होके वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, अब इसके फंक्शंस देख लेंगे। तो फंक्शंस में भी यही लिखा है कि फिल्ट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एयर बाय फाइन हेयर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर पे उस एयर को लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ बॉडी टेम्परेचर पे रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से हमारे उसमें एक्ट कर पाएगी। तो एयर को बॉडी टेम्परेचर पे भी लाने का काम किसका होता है, कंडक्शन जोन का होता है। ये आगे पढ़ेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो कंडक्टिंग पार्ट होता है और एक तो एक्सचेंज का पार्ट होता है, और एक एक्सचेंज पार्ट होता है जहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो 11th क्लास में इसको फर्दर अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि एयर को जो है हमें अपने बॉडी टेम्परेचर पे लाना है, और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको क्या करना है, ट्रैप कर लेना है, ताकि वो हमारे अंदर जाकर कुछ प्रॉब्लम कॉज ना कर पाए। ठीक है,
नाउ कम्स व्हाट, फेरिंग्स। फेरिंग्स की तारीफ हमने पहले ही कर चुकी है। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्ट्स एज कॉमन पैसेज फॉर बोथ विंड एंड फूड। हवा और खाने के लिए ये जो क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है क्या, फेरिंग्स। और जो एयर है वो ट्रैकिया में एंटर करती है। एयर एंटर्स ट्रैकिया फ्रॉम एन ओपनिंग नेम ग्लॉटिस। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया की इस ओपनिंग में, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं हम, ग्लॉटिस कहते हैं। ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। और इसमें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है, जो कि किसका बना हुआ होता है, जो कि हमारे कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और ये क्या होता है कि जब एट द टाइम वी स्वॉलो द फूड, जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं, जब हम खाने को निगलते हैं, तो इस विंड पाइप में जो है वो फूड ना जा पाए, तब ये, इसलिए ये फ्लैप क्लोज हो जाता है। कभी कभी कहते हैं ना ठसका लगना, वो इसका ही फंक्शन कुछ ना कुछ हो रहा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? इट इज़ द एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ ट्रैकिया विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। एयर, जो ये लैरिंग्स है, यहाँ पे ये किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इट हैज़ 2 folds ऑफ मेम्ब्रेन नोन एज वोकल कॉर्ड। अब हमने लैरिंग्स के स्कूल का नाम क्या रख दिया था? हमने लैरिंग्स के स्कूल का नाम साउंड बॉक्स रखा था ना। वो क्यों रखा था? वो ये इसी के कारण रखा था कि ये जो इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है ना, जैसे गिटार होती है, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ये जो मेम्ब्रेन है ना, वोकल कॉर्ड, ये जब आपस में टकराती है तो इसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है जब एयर इससे पास होती है। अब मेम्ब्रेन से एयर पास होगी। एक और हम पहले बचपन में करते थे कि ये हमारा सपोज कोई कंपास बॉक्स होता था, ये भी अभी भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें ऐसे जो रबर आती है हमारी, उसको हम बांध देते थे, फिर उसको एकदम से खींच के जब छोड़ देते थे, तब वो जो ऑसिलेट करती थी, उसके कारण क्या होता था, एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होता था। वैसे ही कुछ ये मेम्ब्रेन में भी होता है कि जब एयर इससे पास होती है तब हमारा जो क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नाउ कम्स व्हाट, ट्रैकिया। अब जैसे लैरिंग्स के स्कूल का नाम क्या था, साउंड बॉक्स था, वैसे ही ट्रैकिया के स्कूल का नाम क्या है बच्चों? ट्रैकिया के स्कूल का नाम है विंड पाइप। ट्रैकिया के स्कूल का नाम क्या है, विंड पाइप। अब देखो कितने इन लोग को नाम इतने पसंद है, जैसे कुछ लोगों के नाम सिर्फ एक ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग के 2-2 नाम भी होते हैं। वैसे ये भी वही प्रिविलेज्ड वाले हैं जिनको 2-2 नाम मिले हैं। याद रखना है कि इनके जो ट्रैकिया है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये है लॉन्ग हॉलो नारो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स थ्रू थ्रोट। कहाँ पे होता है ये? थ्रोट रीजन में होता है। एंड हैज़ इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजेनियस रिंग्स। ये हमने शुरुआत में देखा था ना, सी शेप्ड कार्टिलेजेनियस रिंग। ये क्या इंश्योर करती है? कि ये इंश्योर करती है कि जो हमारा ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो इन बिटवीन ब्रेथ्स। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें ये कोलैप्स ना हो। अब मैंने ये 2 डायग्राम अटैच किए हैं, इसको देखिए। ये हमारी एनाटॉमी बता रहा है अंदर से कैसा होता है। इफ़ यहाँ पे देख पा रहे हैं तो मैं इसको जूम करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम कि क्या दिया है। ये दिया हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स के स्कूल का नाम क्या बोला था? लैरिंग्स के स्कूल का नाम बोला था हमने साउंड बॉक्स। ये हमारा ये मेंशन है लैरिंग्स। देन व्हाट कम्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया में ये देखो ट्रैकियल कार्टिलेज प्रेजेंट है। फिर ये वो रीजन है जहाँ से ट्रैकिया डिवाइड होता है, एक प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट साइड, देन प्राइमरी ब्रोंकाई राइट साइड। इसमें जो ट्रैकिया है वो बाइफरकेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ये जो है ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में, तो ये देखिए ईसोफेगस जो है ये है, और ट्रैकिया में ये देखिए ये रिंग्स प्रेजेंट है, ये सी शेप रिंग्स प्रेजेंट है। ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ईसोफेगस और ट्रैकिया। ठीक है,
नेक्स्ट कम्स, अब देखिए जो हमने ऊपर देखा उसी के बारे में ये हम लिख रहे हैं कि trachea then divides into smaller and smaller tubes and terminate into balloon like structure called alveoli. सपोज ये हमारा ट्रैकिया आ रहा है तो अब आगे देखते हैं जो हमने ऊपर देखा डायग्राम में उसी क्या ये हम नीचे लिखते हैं कि ट्रैकिया देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड टर्मिनेट इनटू ट्यूब बोल रही हूँ बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई। अब ये ट्रैकिया है, अब किसी भी ट्यूब में से अगर हम ट्रैकिया को छांटना है, ठीक है, तो हम कैसे उसकी पहचान करेंगे कि जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो प्रेजेंट होती है किसमें, ट्रैकिया में, इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग। ठीक है, अब ये ट्रैकिया जो है वो एक लेवल पे आके क्या हो गया, बाइफरकेट हो गया। ये एक लेवल पे आके क्या हो गया, बाइफरकेट हो गया। ये हो जाते हैं कौन से, ये हो जाते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद फिर ये बाइफरकेट किया किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। फिर ये किसमें बाइफरकेट किया, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। अब देन ये सेकेंडरी भी टर्शरी में, ठीक है, फिर फर्दर ये टर्शरी भी हमारे जो किस में डिवाइड हो जाते हैं, क्वार्टरनरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे करके जब ये डिवाइड होते रहते हैं तो ये किस में टर्मिनेट करते हैं, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में एक टर्मिनेट कर जाते हैं। किस में, बलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट कर जाते हैं। और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, ये एल्वेओलाई कहलाते हैं। यही तो है असली पिक्चर का हीरो, कौन, एल्वेओलाई। हीरो कैसे, यही एल्वेओलाई जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, यही एल्वेओलाई हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, लंग्स का। ठीक है, अब कम्स ये जो हमने लिखा, ये लिखा है प्राइमरी ब्रोंकाई, देन इट डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टू टर्शरी ब्रोंकाई एंड फर्दर टू ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट, लंग्स। Lungs, they are a pair of pinkish delicate organs located in they are a pair of pinkish delicate organs located in thoracic cavity. Each lung is covered by two membranes which are thin and called pleura. अब lungs की जो membrane है, something pleura is, जो प्लूरा वर्ड है ना वो रिलेटेड है किससे, लंग्स से। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन है, टू मेम्ब्रेन विच आर थिन एंड कॉल्ड प्लूरा। ठीक है, एंड द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन देम टर्म्ड एज प्लूरल फ्लूइड, एंड द फ्लूइड प्रेजेंट, सपोज ये दो मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब इसके बीच में ये जो है ये प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये बीच में कौन सा है, ये होता है प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है कि इट अलाउज फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, इट अलाउज व्हाट, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट एंड एक्ट्स लाइक शॉक अब्जॉर्बर। कभी कभी हम गिर जाते हैं गलती से, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, तो उसको ही प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो प्लूरल फ्लूइड है उसका काम क्या है, एक तो इट एक्ट्स लाइक शॉक अब्जॉर्बर, देन नेक्स्ट इज व्हाट, इट अलाउज फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। हमने एल्वेओलाई को क्या बोला था, एल्वेओलाई को इस पिक्चर का हीरो बोला था ना, तो क्यों बोला था वो देख लेते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्वेओलाई की बात कर रहे हैं। दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, हैव वेरी थिन वॉल्स एंड आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज। ब्लड क्या होता है हम आगे इसी लेक्चर में देखेंगे। ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है, कि हमारी बॉडी में कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना हो किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो हम ब्लड की मदद लेते हैं। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होता है ब्लड। ठीक है, इसलिए जो है जो एल्वेओलाई है, दे आर richly supplied by what, blood. They are richly supplied by blood capillaries. They provide a surface area where exchange of gases takes place. यही तो कारण है इसके हीरो कहलाने का। अब समझ आ गई पूरी बात।
तो कहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस? इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। द पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBCs supply oxygen to each and every part or each and every cell of our body। जो हीमोग्लोबिन है ना, ये हमारी बॉडी में जो है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन क्या है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अब इसके प्रेजेंस का क्या मतलब? हमने देखा था कि जो स्मॉल या फिर सिंपल एनिमल्स थे या सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे वो तो डिफ्यूजन से ही काम चला रहे थे, लेकिन हमारे में डिफ्यूजन से भी नहीं हो पाएगा। और इतनी बड़ी बॉडी है हमारी कि हर जगह पे ऐसे जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, उसका पहुंचाना कोई आम या इजी बात नहीं है। इसलिए ये पिगमेंट प्रेजेंट है जो हर बॉडी के सेल में हमारी ऑक्सीजन पहुंच पाए, ये इंश्योर करते हैं। इसलिए जो ये हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है। अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। अभी तक हमने स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो एयर आएगी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आएगी। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद क्या आता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद आता है हमारा फेरिंग्स। देन फेरिंग्स के बाद क्या? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या? ब्रोंकाई। एंड अल्टीमेटली आर वन एंड ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स। ठीक है, अब इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज ब्रॉट अबाउट बाय डायफ्राम्स। हमने जो पिक्चर, जो ड्राइंग ऊपर देखी थी, उसमें डायफ्राम मार्क था ना, ऐसे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर था ना। सपोज यहाँ पे ऐसे लंग्स प्रेजेंट हैं, ये लंग्स जो प्रेजेंट हैं, उनके ही नीचे ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा डायफ्राम। ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है हमारा डायफ्राम का। ठीक है, नाउ क्या लिख रहा है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज ब्रॉट अबाउट बाय टू स्ट्रक्चर। एक तो डायफ्राम है और एक है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर यूज्ड फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है ना, वो एडिशनल जब अमाउंट हमें लेना पड़ता है या फिर जब फोर्सफुल ब्रीथिंग हमें करनी पड़ती है, तब हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो काम में आते हैं। ठीक है, अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन देख लेते हैं। इनहेलेशन में क्या होता है? व्हेन वी इनहेल वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। अब फ्लैटन आवर डायफ्राम का मतलब क्या? फ्लैटन आवर डायफ्राम का मतलब ये है, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर लूँ ताकि अच्छे से दिख पाए। ये सपोज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर हमारा डायफ्राम है। अब इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। एक बार इनहेल करिए, हमारी जो रिब्स हैं वो ऊपर लिफ्ट हुई ना, रिब्स जो हैं वो ऊपर लिफ्ट होती हैं और ये डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आता है। ताकि क्या होता है, यहाँ पे जो सपोज ये ऐसे रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये रिब्स प्रेजेंट है, ये है जो ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है, ऊपर और बाहर की तरफ, और ये डायफ्राम है ये नीचे की तरफ होता है। तो ये जो स्पेस बीच में प्रेजेंट है ना, ये बढ़ जाती है। ये स्पेस क्या हो जाती है? ये बढ़ जाती है। तो वही ये भी लिख रहा है कि व्हेन वी इनहेल वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, thus increasing the volume of thoracic cavity, thus increasing the volume of thoracic cavity। अब जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है उसका कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है वॉल्यूम और प्रेशर का। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इनवर्स रिलेशन होता है वॉल्यूम और प्रेशर का। व्हेन वी इनहेल वी लिफ्ट आवर रिब्स, देखो वॉल्यूम तो थोरैसिक कैविटी की इंक्रीज हो गई, लेकिन जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज होने के कारण क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है हमारी थोरैसिक कैविटी के प्रेशर से। तो क्या होता है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब मूव करती है
एयर, तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो ज़्यादा है और जो हमारी थोरैसिक कैविटी का प्रेशर है वो कम है, तो बाहर से एयर रश करती है टूवर्ड्स आवर थोरैसिक कैविटी एंड दस वी इनहेल ठीक है। अब एक्सहेलेशन सांस का छोड़ना। बोथ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। अब ये जो डायफ्राम ऐसे से ऐसा हो गया था किसमें, इनहेलेशन में, अब दोबारा ऐसा हो जाएगा डोम शेप एक्सहेलेशन में। दोबारा कैसा हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा एक्सहेलेशन में। इनहेलेशन में क्या होता है, ये डायफ्राम डोम शेप से एकदम फ्लैटेंड हो जाता है ताकि जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, और एक्सहेलेशन में क्या हो जाता है कि वॉल्यूम को कम करना है, तो एक्सहेलेशन में ये जो फ्लैटेंड होता है ये वापस से अपना डोम शेप्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाती है, जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। वॉल्यूम के कम होने से क्या होता है कि प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, एंड दस अंदर से जो हमारी एयर है वो कहाँ की तरफ रश करती है, बाहर की तरफ रश करती है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं कि जो CO2 है brought about by blood is delivered at the alveolar site। जो CO2 हमारे बॉडी का है वो ब्लड लेकर आता है। हमने देखा ना कि ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। तो जो CO2 brought by blood is delivered at the alveolar site and O2 is taken by the blood to be distributed। ठीक है, मतलब वही एक्सचेंज हो रहा है कि CO2 को हमें बाहर करना है तो वो ब्लड एल्वेलर साइड पे लाके छोड़ देता है ताकि जो CO2 है वो बाहर चले जाए, और ऑक्सीजन को ले लेता है ताकि वो उसको अंदर बॉडी पार्ट्स में डिलीवर कर ले। अब जो हमने हीमोग्लोबिन पिगमेंट देखा था उसकी भी एफिनिटीज़ होती हैं। एफिनिटीज़ मतलब कह सकते हैं कि चाहत किसकी तरफ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये होती है किसकी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी। सबसे पहले किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति सबसे ज़्यादा एफिनिटी, देन कम्स ऑक्सीजन, देन कम्स CO2। ये किसकी एफिनिटी है हमारी, ये हमारी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है टूवर्ड्स गैसेस। ठीक है, and carbon dioxide is highly soluble in water, hence is carried mostly in dissolved form in plasma। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो ज़्यादा जो है soluble होता है as compared to ऑक्सीजन, इसलिए मोस्टली देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व फॉर्म में ही हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ओनली 3% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एज इन डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, जबकि जो CO2 है वो 70% एज अ बाइकार्बोनेट होती है प्लाज्मा में, और 7% होती है RBCs के फॉर्म में, और 20 to 25% होती है डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। तो देखिए कितना बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू दिस 3%। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन प्लाज्मा। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों होती है, so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. Now the upper part of respiratory tract is provided with small hair-like structure called cilia. They help to remove germs, dust and other particles harmful। मतलब ये वही कंडक्टिंग पार्ट की बात कर रहा है, कंडक्टिंग पार्ट की बात कर रहा है किसकी, रेस्पिरेटरी पैसेज की, जहाँ पे जो है एयर है हमारे बॉडी टेम्परेचर में आ जाती है और इट ट्रैप्स द फॉरेन पार्टिकल्स और जर्म पार्टिकल्स। सो दैट्स ऑल। ये क्या था, हमारा रेस्पिरेशन था। इसके रेस्पिरेशन के लिए इतना ही।